हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रेशियो एनालिसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुपात विश्लेषण। ये टॉपिक हम लोग 12th क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग बीकॉम के अंदर भी पढ़ते हैं, बीबीए वगैरह में भी पढ़ते हैं। ये याद रखना, ये हम लोग अगर 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये आपका पार्ट है अकाउंट्स का, ये पार्ट है आपका अकाउंट्स का। लेकिन जैसे ही हम लोग बीकॉम वगैरह या बीबीए वगैरह में जाएंगे तो ये आपका पार्ट बन जाएगा EAFM का। मतलब ये जो पार्ट है वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग 12th क्लास में हो अगर आप लोग इसको अकाउंट्स के अंदर पढ़ोगे कि ये रेशियो एनालिसिस होता क्या है। तो देखो, हम लोग स्टार्ट करें रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस होता क्या है, रेशियो होता क्या है, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इसकी लिमिटेशन क्या है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कौन कौन से रेशियो होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो रेशियो एनालिसिस होता क्या है, फिर है मीनिंग ऑफ रेशियो। याद रखना, रेशियो और रेशियो एनालिसिस दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद इट्स एक्सप्रेशन कि रेशियो क्या होता है और उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। फिर है आपका ऑब्जेक्टिव्स, रेशियो एनालिसिस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, रेशियो एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशन है, और जब भी हम लोग रेशियो का यूज़ करें तो क्या क्या सावधानियां हम लोगों को बरतनी चाहिए। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, टाइप के रेशियो होते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस से। तो देखो, अगर मैं एक सिंपल सी शब्दों में ये बोलूं कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक टेक्निक होती है। जो रेशियो एनालिसिस है वो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक टेक्निक्स होती है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनको इजी या सिंप्लीफाई रूप में प्रेजेंट करते हैं, वो हमारी कहलाती है रेशियो एनालिसिस। तो देखो यहाँ डेफिनेशन देखो, इट इज़ ए मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो, क्वेश्चन अराइज ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो आपके जो बैलेंस शीट है और ट्रेडिंग P&L है वो हमारे कहलाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग P&L वगैरह है, उन सब की जो आइटम है, मदे जो है उनके अंदर, या जो उन ग्रुप ऑफ आइटम, मदों का जो ग्रुप है उसको प्रेजेंट करने का ये है एक मेथड है, या उनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना या उनके बीच संबंधों को ज्ञात करना सिंपल तरीके से और ब्रीफली। तो ये हमारी क्या है, रेशियो एनालिसिस। मीनिंग क्लियर हो गया। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब जो बैलेंस शीट वगैरह है, ठीक है, उनके जो आइटम्स होते हैं उनको सिंपल और ब्रीफली मैनर से प्रेजेंट करना, वो हमारा क्या कहलाता है, रेशियो एनालिसिस कहलाता है। मीनिंग क्लियर हो गया। एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को कि जो रेशियो है उसको सबसे पहले जो यूज किया था वो यूज किया था आपका अलेक्जेंडर वॉल ने 1919 के अंदर, 1919 के अंदर सबसे पहले यूज किया था अलेक्जेंडर वॉल ने। किस में यूज किया था, बैंकों की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अलेक्जेंडर वॉल ने इसको कैलकुलेट किया था, अलेक्जेंडर वॉल ने। और अगर हम लोग बात करें फादर ऑफ रेशियो एनालिसिस की, तो जो फादर ऑफ रेशियो एनालिसिस है वो है आपके बेंजामिन ग्राहम। फादर ऑफ रेशियो एनालिसिस आपके बेंजामिन ग्राहम। मीनिंग क्लियर हो गया कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं रेशियो की। तो देखो, रेशियो का मतलब होता है दो जो आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको अर्थमेटिकली या मैथमेटिकली रूप में प्रेजेंट करना, वो हमारा क्या कहलाता है, रेशियो। तो देखो, द अर्थमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप, दो चीज़ों के संबंध को व्यक्त करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रेशियो। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 10:4, तो ये हमारा क्या है, रेशियो है। दो चीज़ों के रिलेशन को बता रहा है, दो नंबर है उनके रिलेशन को बता रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेशियो। मीनिंग क्लियर हो गया भाई। मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर आता है मीनिंग ऑफ रेशियो एंड इट्स एक्सप्रेशन। तो मीनिंग हम ऑफ रेशियो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब है इट्स एक्सप्रेशन कि रेशियो को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, वो हम लोग समझेंगे। तो देखो,
तीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रेशियो है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं या उनका जो संबंध है उसको बता सकते हैं। सबसे पहले है आपका एज ए प्योर प्रपोर्शन, मतलब अनुपात के रूप में। दूसरा है एज ए रेट, रेट के या दर के रूप में। और तीसरा है एज ए परसेंटेज, परसेंटेज के रूप में। देखो, एज ए प्योर प्रपोर्शन मतलब दो जो वैल्यू होती है उनके बीच रिलेशन दिखाया जाता है। जैसे मैंने लिखा कोई रेशियो 10:4, तो ये क्या कहलाता है, प्योर प्रपोर्शन, दो चीजों के बीच का रिलेशन, ये कहलाता है आपका प्योर प्रपोर्शन। इसको एक्सप्रेस कर दिया हम लोगों ने वैल्यूज को। अब है हमारा एज ए रेट एक्सप्रेशन, कि जो आपका रेशियो है उसको एज ए रेट हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो आपके दो वैल्यू है उन दो वैल्यूज के बीच रिलेशन को बताया जाता है। वो रिलेशन स्टडी की जाती है आपकी एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान, कि एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान वो कितनी बड़ी है, ठीक है। तो वो कहलाती है एज ए रेट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कि आपका जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो वो आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें आपकी जो अवेलेबल डेटा है वो है क्रेडिट सेल, जो कि है आपकी 10 लाख रुपए। फिर इसके बाद क्रेडिट सेल आपको अवेलेबल है, इसके बाद आपको एवरेज डेटर्स हैं वो अवेलेबल है। तो आपके जो एवरेज डेटर्स है वो है आपके 5 लाख। तो इसका जो फॉर्मूला है डेटर्स टर्नओवर रेशियो का, वो आपका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे एवरेज डेटर्स है उनसे 2 गुना हमारी क्या है, क्रेडिट सेल। तो हम लोग गुना के रूप में इसको व्यक्त करते हैं एज ए रेट एक्सप्रेशन के अंदर। फिर आता है आपका एज ए परसेंटेज। हम यहाँ क्या करते हैं, जो वैल्यू है, ठीक है, दो वैल्यूज को परसेंटेज के रूप में दिखाते हैं। कैसे, देखो, जैसे मान लो आपको लोगों को ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 20 लाख का, या ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 20,000 का ले लो, ठीक है। इसके बाद जो आपको सेल दे रखी है वो सेल दे रखी है 1 लाख की। तो अब आप लोग इसको परसेंट में कैसे निकालोगे, तो देखो फॉर्मूला हुआ इसका GP/सेल्स इंटू 100। तो कैसे आप लोगों ने निकाला, 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100। तो देखो 20%। तो हम लोगों ने किसी चीज को यहां क्या किया, परसेंट के रूप में व्यक्त कर दिया, कि जो आपकी सेल है, ठीक है, उसका ग्रोस प्रॉफिट कितना परसेंट है, 20% है। आया समझ में कि रेशियो को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हम लोग रेशियो एनालिसिस क्यों करते हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस। अगर हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो हमारे रेशियो एनालिसिस है वो हमारी हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब जो बैलेंस शीट वगैरह है उनको अगर हम लोगों को ईजी तरीके से समझना है तो वो हमारी हेल्प करते हैं रेशियो एनालिसिस। फिर दूसरा है आपका सिंप्लीफाइज फिगर। सिंप्लीफाइज फिगर मतलब जो फिगर्स होते हैं उनको सिंप्लीफाई कर देता है। भाई एक तो हम लोग पूरी बैलेंस शीट को पढ़े, फिर जो ट्रेडिंग P&L है उसको पढ़े, या हम लोग डायरेक्ट एक बोल दें कि ये रेशियो है आपका, ठीक है। मतलब जो फिगर्स है उनको सिंप्लीफाई कर देना या इजी तरीके से समझा देना, ठीक है, वो एक और ऑब्जेक्ट होता है रेशियो एनालिसिस का। फिर आपका थर्ड है नॉलेज ऑफ लिक्विडिटी। इससे आपको जो कंपनी है उसकी लिक्विडिटी का पता चलता है कि आपके पास कितना कैश अवेलेबल है कि आप शॉर्ट टर्म के अंदर पेमेंट कर सकते हो। फिर है नॉलेज ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, आपको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का पता चलता है। इसके बाद है नॉलेज ऑफ एक्टिविटी। नॉलेज ऑफ एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपका जो टर्नओवर है उसके बारे में आप लोगों को पता चलता है। फिर है नॉलेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब अगर आप लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाना है कि कंपनी की लाभ अर्जन क्षमता क्या है, तो उस किसके द्वारा आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, रेशियो एनालिसिस के थ्रू कैलकुलेट कर सकते। फिर आपका हेल्प इन इंटर फर्म कंपेरिजन। इंटर फर्म कंपेरिजन मतलब दूसरी फर्म से अगर आप लोगों को कंपेयर करना हो तो किसके थ्रू आप लोग कंपेयर कर सकते हो, रेशियो एनालिसिस के। कि जैसे मान लो यहाँ का रेशियो है वो 20% और दूसरी फर्म का रेशियो है 15%, तो हमारी जो फर्म है वो ग्रोथ कर रही है, तो ये इसीलिए भी हम लोग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है आपका हेल्प इन इंट्रा फर्म कंपेरिजन, मतलब यार खुद की तुलना खुद से करना कि पिछले साल आपकी सेल क्या थी, इस साल आपकी सेल क्या है, तो वो कहलाता है आपका इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो ये मेन ऑब्जेक्ट है जिनके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रेशियो एनालिसिस है वो कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं लिमिटेशन की कि क्या क्या कमियां हैं रेशियो एनालिसिस की। तो देखो, इनहेरिएंट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। भाई अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग में गलती की है तो उसका इफेक्ट कहाँ भी दिखाई देता है, आप लोगों को रेशियो एनालिसिस में दिखाई देता है। फिर है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। भाई दिखावटी जो लेन देन है उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, आपका रेशियो एनालिसिस के ऊपर पड़ता है। फिर आता है आपका इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी।
पर्सनल एबिलिटी का मतलब होता है जो एक कैलकुलेट करता है रेशियो, उसकी बायसनेस का इफेक्ट भी कहाँ पड़ता है, रेशियो एनालिसिस के ऊपर। फिर आपका लैक ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, यहाँ क्या किया जाता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव जो डेटा है उनको ही यूज़ किया जाता है, क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। जैसे कोई कर्मचारी है वो ईमानदार है, ठीक है, काम अच्छे से कर रहा है, उन सबको मेज़र नहीं किया जाता। फिर है टू कंपेरिजन अदर रेशियो रिक्वायर्ड। भाई अगर आपके पास सिर्फ जीपी रेशियो है, जैसे मान लो आपके पास जीपी रेशियो है, तो सिर्फ एक रेशियो ही नहीं, आपको अदर रेशियो की भी ज़रूरत पड़ती है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो भी ये भी एक लिमिटेशन है आपकी रेशियो एनालिसिस। आपका अनेबल टू फ्यूचर प्रोजेक्शन, अनेबल टू फ्यूचर प्रोजेक्शन मतलब जो फ्यूचर है उसका अनुमान नहीं लगा सकता रेशियो एनालिसिस। क्यों? हम लोग क्या करते हैं, जो प्रेजेंट के डेटा है, ठीक है, उसका यूज़ ना करके पास्ट के डेटा यूज़ करते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है या फ्यूचर का अनुमान है वो नहीं लगा सकते। तो ये सारी कमियां हैं रेशियो एनालिसिस की। अब देखो प्रिकॉशंस, जब आप लोग रेशियो यूज़ कर रहे हो तो आप कौन सी सावधानी आप लोगों को रखनी चाहिए। तो देखो यूजर मस्ट बी केपेबल, भाई जो यूज़ कर रहा है बंदा वो केपेबल होना चाहिए, मतलब उसको समझ होनी चाहिए रेशियो की, वही यूज़ करे। फिर टू कैलकुलेट रेशियो टाइमली, जो रेशियो कैलकुलेट है वो टाइम टू टाइम कैलकुलेट होते रहने चाहिए। फिर है कॉस्ट इज लेस देन प्रॉफिट, कि अगर आपको रेशियो एनालिसिस की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ रही है प्रॉफिट से, तो आपको रेशियो कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो रेशियो है उसका प्रॉफिट, उसका फ़ायदा अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है और कॉस्ट कम होती है, तभी आपको रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए। फिर है रेशियो शुड बी प्रॉपरली रिवाइज एज पर द चेंजिंग कंडीशन, कि आप लोगों को जो रेशियो है वो प्रॉपरली रिवाइज करते रहना है, जो कंडीशन चेंज हो उसके हिसाब से। तो ये सावधानी आप लोगों को रेशियो यूज़ करते टाइम आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। कंपनी की अपनी अपनी समस्याएं होती है और समस्याओं के हिसाब से रेशियो का क्लासिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जो रेशियो है उसको हम लोग दो पार्ट के अंदर क्लासीफाई करते हैं। तो दो पार्ट है वो है आपके स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, दूसरा है आपका फंक्शनल। जो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, अगर उसके हिसाब से हम लोग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या हो गए, आपके बैलेंस शीट वगैरह, पी&एल वगैरह, ये सब हो गए। तो अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस शीट और पी&एल अकाउंट, उनके आधार पे अगर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग उनको 3 रेशियो के अंदर डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं आपके बैलेंस शीट रेशियो। बैलेंस शीट रेशियो वह रेशियो होते हैं जो आपको बैलेंस शीट को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, मतलब जो बैलेंस शीट से रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं बैलेंस शीट रेशियो। जैसे करंट रेशियो, टोटल एसेट्स रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये सब हमारे बैलेंस शीट रेशियो कहलाते हैं। और भी बहुत सारे रेशियो होते हैं जो सिर्फ बैलेंस शीट से कैलकुलेट होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं आपके पी&एल रेशियो। पी&एल रेशियो वह रेशियो होते हैं जो पी&एल के अकाउंट से कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे आपके ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे रेशियो है जो पी&एल की सहायता से कैलकुलेट किए जाते हैं। फिर दूसरा लास्ट है हमारा कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो का मतलब ये होता है कि जो बैलेंस शीट और पी&एल दोनों की सहायता से कैलकुलेट किए जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं कंबाइंड रेशियो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, ये क्या है, ये दोनों बैलेंस शीट और पी&एल दोनों की सहायता से कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रेशियोज़ हैं जो दोनों की सहायता से कैलकुलेट किए जाते हैं, या सिर्फ बैलेंस शीट की सहायता से कैलकुलेट किए जाते हैं, या पी&एल की सहायता से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन। जो सेकेंड है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के आधार पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं रेशियो एनालाइज का। तो इसमें देखो जो रेशियो है उसको हम लोग 5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशियो या तरलता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियो शोधन क्षमता अनुपात, फिर है एक्टिविटी रेशियो क्रियाविधि अनुपात, फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लाभदायकता अनुपात, और लास्ट है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो मतलब विनियोग अनुपात। तो हम लोग यहाँ इसको 5 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है आपका लिक्विडिटी रेशियो, जिसका दूसरा नाम होता है आपका शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। तो इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियो वह रेशियो होता है जो एक फर्म की जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी है उसको बताता है। सबसे पहला है आपका करंट रेशियो, फिर इसके बाद आता है आपका लिक्विड या जिसका एक और नाम है क्विक रेशियो, या एक और नाम है जिसका एसिड टेस्ट रेशियो, फिर इसके बाद है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। इन रेशियोज को हम लोग डीपली बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमारा ये थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन के ऊपर चलेंगे, तब हम लोग एक एक चीज़ को डीपली पढ़ेंगे। फिर दूसरा आता है आपका सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो का मतलब समझना, ये कहलाते हैं हमारे लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो।
ये होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। याद रखना, इनको बोला जाता है शॉर्ट टर्म, इनको बोला जाता है लॉन्ग टर्म। इसका एक और नाम होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, या एक और होता है लिवरेज रेशियो। इनको 3 नामों से जाना जाता है। अब देखो इसमें कौन कौन से होते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, या जिसको डेब्ट सर्विस रेशियो भी बोला जाता है। फिर आता है आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो ये सारे रेशियो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो का। तो सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है, समझना कि एक कंपनी की जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है वो क्या है, वो बताता है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। या ये हम लोग बोले कि जो कंपनी के आता है, ठीक है, तो उनका कितना फंड लगा हुआ है फर्म के अंदर, तो वो कौन बताता है आपको, सॉल्वेंसी रेशियो। फिर हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं। इस रेशियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो हमारी कैपिटल है और जो एसेट्स है उनका सही तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो सब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। यहाँ हम लोग इतने ही पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले है आपका स्टॉक, या जिसका दूसरा नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिर दूसरा सेल्स है, या जो इन्वेस्टमेंट है उससे कंपैरिजन करके इसको कैलकुलेट किया जाता है। वैसे तो इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द सेल के हिसाब से, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो ये जो स्टार्टिंग के 4 पार्ट है, ये है आपके ऑन द बेसिस ऑफ द सेल के हिसाब से यहाँ डिवाइड किया गया है। और जो लास्ट के 2 है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड या ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो देखो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, फिर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो ROI, फिर है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो। तो ये सारे रेशियो हम लोग कहाँ कैलकुलेट करते हैं, आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर। फिर लास्ट जो रेशियो हमारा वो है आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो। इसमें क्या है, जो शेयर होल्डर है जिसने पैसा लगा रखा है फर्म के अंदर, वो क्या देखता है कि जो उसके इन्वेस्टमेंट है उनके बाजार के अंदर क्या वैल्यू है, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो। ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिकल पार्ट रेशियो एनालिसिस का। साथ के साथ मैं यहाँ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा, और जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक में आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे, जिससे आप घर पे सोल्व कर सकते हो। और कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।